रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है शनिवार के शाम के समय में मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में हर बार हम अपने ही एक नए साथी से जुड़ते हैं और उनके जीवन की कहानी को सुनते हैं। कई बार हमें बहुत सारी प्रेरणादायी बातें मिलती हैं तो कई बार सोच में पड़ने वाली बातें भी होते हैं। तो आज की कहानी और आज का हमारा इस मन की आंखों से के साथी क्या करते हैं और उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है, चलिए जानते हैं। हम स्वागत करते हैं अविनाश भाई तनसुख राय दवे जी को। आप गांधीनगर से हैं और आप इंटरनेशनल वायलिन प्लेयर हैं। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि दृष्टिबाधित होने के बावजूद वो एक इंटरनेशनल वायलिन प्लेयर है और उसके साथ साथ वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है इलेक्ट्रिशियन में। तो चलिए दोस्तों, इससे क्या एक्साइटमेंट हो सकता है उनके जीवन की कहानी को जानने का। अविनाश भाई, आपको रेडियो मधुबन में और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आभार, शुक्रिया। अविनाश भाई, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप दृष्टिबाधित होने के बावजूद एक इंटरनेशनल वायलिन प्लेयर कैसे बने हैं? हाँ जी, सबसे पहले मैं छोटा था तब से मुझे वायलिन का शौक बहुत था जी। और रेडियो पर जब जब वायलिन के कार्यक्रम आते थे जी, वह सुनते ही मैं खुशहाल हो जाता था और प्रभावित भी इतना होता था। और वीजी जोग और एन राजन दोनों के वायलिन का तो जैसे मैं दीवाना था, बहुत सुना करता था क्योंकि उस टाइम रिकॉर्ड प्लेयर ये सब तो नहीं मिलता था। और जब रेडियो पर सुनता था तब मेरी जैसे दुनिया ही बदल जाती। फिर मैंने निश्चय किया कि किसी भी हाल में मैं वायोलिन तो सीखूंगा ही। फिर इतनी मेहनत की, बहुत छोटी उम्र थी, छोटी छोटी कोमल अंगुलियों से मैं वायोलिन बजाता था, तब मेरी अंगुलियों से लहू निकलने लगता था और ब्लडिंग होने लगता था जी। इतना बजाता था और धीरे धीरे बजाते बजाते अच्छी तरह से बजने लगा। और फिर प्रैक्टिस होते होते मैंने वायोलिन में मध्यमा तक तो पास कर लिया। फिर मैं शास्त्रियों के साथ सप्ताह में आदि वायोलिन बजाने के लिए जाने लगा। फिर प्रोग्राम में जाने लगा और 315 शास्त्रियों के साथ मैंने अलग अलग सप्ताह में वायोलिन बजाया। और प्राणलाल व्यास से शुरू करके प्रफुल्ल दवे जी जो अभी हयात है दोनों, उनके प्रोग्राम में डायरे में भी मैं वायोलिन बजाने लगा। महफिल में भी बहुत वायोलिन बजाया और लेडीज आर्टिस्ट के लिए तो मेरा वायोलिन सबसे पसंदीदा आइटम हो गया था। जी, बहुत सुंदर अविनाश भाई। अच्छा, आपके घर में भी कोई बजाते थे वायलिन? नहीं, वैसे तो मेरे जो दादा थे जी, वे अच्छे भजनिक थे, बहुत अच्छे नामी भजनिक थे। फिर मेरे पिताजी भी तार शहनाई और दिलरुबा अच्छी तरह से बजाते थे। अच्छा। जो आकाशवाणी कलाकार है प्रवीण सिंह जाडेजा, दिलरुबा वादक जी, उनके मेरे फादर मित्र थे और उनसे बहुत अच्छा दिलरुबा बजाते थे। फिर मुझे भी ये ऐसे समझो तो वारस में वायोलिन मिला, संगीत भी मिला। तभी आप बचपन से उसके प्रति आकर्षित थे? हाँ जी। बहुत अच्छा। अच्छा अविनाश भाई, फिर आप अभी भी बजाते हैं? हाँ, अभी ये बजाता तो हूँ परंतु अब बहुत ही कम हो गया क्योंकि 2009 में मुझे अटैक आया था, हार्ट अटैक। और उस टाइम जो दवाई ली जी, उसका इतना साइड इफेक्ट हुआ कि अब मेरा दिमाग भी पहले जैसा काम नहीं कर रहा है। मैं अच्छी तरह से गा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि गला खराब हो गया और ये परकिंसन जैसा हो गया, मतलब वाइब्रेशन होता है हाथ में पैर में, इसलिए मैं वायोलिन अच्छी तरह से बजा भी नहीं सकता हूँ। इसलिए समझो संगीत की तो मेरी पूरी जिंदगी शायद खत्म होने की कगार पर आ गई।
परंतु मैंने अभी इलेक्ट्रिकल्स का काम शुरू ही रखा हुआ है। अच्छा, आप अभी भी इलेक्ट्रिक का काम करते हैं? हाँ जी, इलेक्ट्रिक का काम चालू है। अच्छा, हम अभी आपका थोड़ा सा बचपन में जाते हैं। जैसे आपने कहा कि बचपन में जब आप रेडियो में सुनते थे या कोई बजाते हैं उनको सुनते थे तो वायलिन बजाना शुरू कर दिया, तो तब हाँ आपकी दृष्टि थी? नहीं, मैं 2 या 2.5 साल की उम्र में ही आंखें गवा बैठा हूँ। और उस टाइम मुझे उल्टी हुई, वोमिटिंग हुआ जी, और इतना जोरदार हुआ कि मुंह से तो ठीक है, नाक से भी वोमिटिंग होने लगा। और इतनी बड़ी वोमिटिंग के बाद मैं, क्योंकि उस टाइम जनवरी का महीना था और शुरुआत थी, बहुत ही सर्दी पड़ रही थी जी, तो मेरे पलने के नीचे ये ताप करके, मतलब गर्मी के लिए अग्नि चालू करके मुझे सुला दिया गया। सुबह में उठते ही मैं इधर उधर हाथ फैलाने लगा कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, मुझे क्यों कुछ दिखता नहीं। उस टाइम मेरे फादर मेडिकल ऑफिसर थे जी, परंतु अपना प्राइवेट डिस्पेंसरी खोला हुआ था। उन्होंने खाते हुए खड़े होकर देखा और मुझे ये टेस्ट किया तब उनको पता चला कि मेरी आंखें चली गई, मुझे दिखना बंद हो गया जी। वे भी रो पड़े, ऐसा हो गया। मतलब बचपन में जो हीटर नजदीक में चालू करके रख दिया था उस कारण से पूरा बॉडी का सिस्टम बदल गया। हाँ, एक और दूसरी बात यह भी हुई जी कि वैसे मेरे जीवन के 2 अलग अलग पहलू हो गए। आपने सुना, ये वायोलिन भी मैं बजाता था और इलेक्ट्रिकल्स का भी काम करता था जी, और दोनों अलग अलग पहलू। इसलिए जैसे मैं 2 घोड़े पर बैठकर सफर करना चाहता था, ऐसी मेरी जिंदगी बन गई। और तीसरी बात ये हुई कि मेरी मदर भी मेरी 3 साल की उम्र में, मतलब ब्लाइंड होने के शायद 6 माह के बाद ही गुजर गई। उनको टीबी हो गया था। उस टाइम टीबी की कोई ट्रीटमेंट थी ही नहीं, ऐसा कहें तो चलता है। बहुत कम ट्रीटमेंट की व्यवस्था थी। तो उनको गुजरात में सबसे बड़ी टीबी हॉस्पिटल हुआ करती थी चिचरी गांव में, वहां भर्ती किया गया था और वहां उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया मेरी केवल 3 साल की उम्र में। जी, तो फिर आपकी माताजी गुजर गए हैं और पिताजी क्या करते थे उस टाइम पे? पिताजी तो मेडिकल ऑफिसर थे और माताजी गुजर गए। फिर मेरे पिताजी ने दूसरी शादी भी कर ली। अच्छा, परंतु दूसरी माताजी मेरे लिए अनुकूल नहीं रही, इसलिए मुझे तकलीफ भी बहुत पड़ा। एक तो आपको दिखता नहीं और दूसरा माँ सहयोगी नहीं, तो फिर आपने कैसे आगे बढ़ा? कैसे ये सब चीजों को, आप अपना पैशन को भी रखा, इलेक्ट्रिशियन भी बने, पढ़ाई भी किया, ये सब कैसे किया आपने? ये वैसे समझो तो ध्रुव की तरह मेरा हुआ था। जैसे ध्रुव की कहानी है जी, उसके पिताजी ने उसको अपनी गोद में बैठने नहीं दिया तो उसने प्रगति कर ली। बस वैसा ही कुछ मेरे लिए भी हुआ था। छोटा था तब, उस टाइम हमें मनोरंजन तो ठीक है, परंतु ज्ञान के लिए भी केवल एक ही साधन था, रेडियो। तो मैं रेडियो सुनने का बहुत शौकीन था और पूरा दिन रेडियो बजाता था और जानने की मेरी जिज्ञासा बहुत थी जी। तो उसी से मुझे रोकने के लिए, अवरोध करने के लिए मेरी माताजी ने ऐसा एक तरीका निकाला जी। 4 सेल का रेडियो था, उसमें से 1 सेल निकाल लेती थी, 3 सेल और कहीं छुपा देती थी। तो 3 सेल से तो रेडियो बजता नहीं था, तो मैं रेडियो नहीं बजा पा रहा था। तभी प्रयत्न करता चला गया कि 4थे सेल के बिना भी रेडियो किसी न किसी तरह बजाना तो जरूर है।
जी। क्योंकि मैं विरोध तो कर नहीं सकता था, इसलिए तरीका ढूंढने लगा। और धीरे धीरे बीच में लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, प्लास्टिक रख दिया, कागज सब प्लास्टिके रख दिए, परंतु रेडियो बजने वाला नहीं था। जी। फिर सोचते सोचते मुझे एक दिन हाथ में आ गया कि चौथे सेल के पीछे स्प्रिंग होती है, तो किसी न किसी कारण से स्प्रिंग से रेडियो बज सकता है। तो मैंने स्क्रैप से एक स्प्रिंग ढूंढ निकाली और स्प्रिंग लगाई तो रेडियो बजने तो लगा, कुछ खरखर आवाज तो आने लगी, परंतु अच्छी तरह से नहीं बजा। जी। फिर मेरे से थोड़ा बड़ा एक लड़का था जो साइटेड था और इलेक्ट्रिक का कुछ कुछ काम करता था। जी। तो उसने मुझे बताया कि इलेक्ट्रिक में स्प्रिंग से इसलिए रेडियो बजता है कि उसमें धातु के कारण पावर जाता है। अगर तुझे रेडियो बजाना है तो वायर से बजा। फिर मैंने वायर का टुकड़ा ढूंढ निकाला, परंतु मुझे पता नहीं था कि मेटल से भी बजता है। तो मैंने पूरा का पूरा वायर प्लास्टिक सहित वैसे लगाया, फिर भी रेडियो नहीं बजा। फिर उसी फ्रेंड के पास ले गया कि ये रेडियो बज क्यों नहीं रहा है। तो उसने मुझे वायर को छील दिया और दोनों छोर को खुले कर दिए, तब जाके रेडियो बजा। और फिर मुझे लगा कि ये तो समझने जैसी बाबत है और उसके बारे में अगर आगे बढ़े तो ठीक ही। और इतने सारे इसमें ये है कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं और उसमें आगे बढ़ना हमारे लिए असंभव तो नहीं है। जी। ऐसा करते हुए सोचते हुए मैंने इस लाइन में भी कुछ आगे बढ़ना शुरू किया। अच्छा अविनाश भाई, जब तक ये आपने रेडियो को तार से जोड़ने सीख गए तब तक आपकी क्या आयु थी? केवल 7 साल की। अच्छा, 7 साल की आयु में ही आपने रेडियो रिपेयर करके बिना बैटरी का चलाना सीख गए? हाँ, मैं चलाने लगा। फिर तो मेरी मदर भी मुझे देने लगी, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया ये छोड़ने वाला तो है नहीं और इसको रोक नहीं सकते। कहीं से कोई ना कोई तरीका निकाल के बजाएगा तो जरूर। फिर वे भी मुझे चौथा सेल देने लगे। क्यों, उनको पसंद नहीं था रेडियो? नहीं, पसंद तो था, परंतु मैं पूरा दिन बजाया करता था ना, क्योंकि ब्लाइंड होने के कारण कहीं बाहर घूमने तो नहीं जा सकता था। जी। क्योंकि उसमें क्या है, हम लोग रहते थे हॉस्पिटल के ग्राउंड में, तो बहुत बड़ा ग्राउंड और वह भी छोटा देहात था। जीरा नाम का गांव था, एक बिल्कुल छोटा। जी। तो उसमें सफाई का बरोबर नहीं रहता था काम। तो ये कंटीले वृक्ष होते थे, ऐसा वैसा सब खड्डे होते थे, गिरने का डर रहता था। जी। और कुत्ते आदि सब प्राणी हमें भौंकते रहते थे, इसलिए मैं बाहर कम जाता था, घर में ही ज्यादा समय बिताता था। जी। तो मुझे रेडियो की भी आवश्यकता ज्यादा थी। जी। इसलिए ऐसा सब होता था। मैं पूरा दिन रेडियो बजाया करता था। ओके, बहुत अच्छा। तो आप रेडियो से बचपन में क्या क्या सीखते थे? यही रेडियो ही आपकी पाठशाला थी या आप स्कूल भी जाने लगे बाद में? नहीं, उसमें क्या हुआ कि शुरुआत मेरी रेडियो से हुई। फिर धीरे धीरे करके 2-3 बातें हुई इस बारे में। जी। दूसरी बात यह हुई कि मैं सबसे पहले प्राथमिक अभ्यास के लिए विसावदर नाम का गांव है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। जी। वहीं के ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने के लिए गया। अंध विद्यार्थी भुवन नाम की ब्लाइंड स्कूल है, उसमें पढ़ने के लिए गया। फिर वहां से अभ्यास पूरा किया। उस टाइम में 2 बातें हुई बहन जी। जी। पहली बात यह हुई कि अंध विद्यार्थी भुवन जो है उसकी शुरुआत हुई थी विक्टोरिया रानी के हाथों से, वरद हस्तों से। इतना पुराना है? 1900, हाँ जी, और 1946 में शुरू हो गया था, मतलब आजादी से भी पहले। अच्छा। और उसी स्कूल में मैं 1970 में 1970 में
विशारद कंप्लीट किया, संगीत विशारद जी। और उस टाइम मेरा फर्स्ट क्लास आया। उससे पहले कोई फर्स्ट क्लास से पास नहीं हुआ था उस स्कूल में, पहला मैं ही पास हुआ। अच्छा, मुबारक तो हो। उस टाइम मेरा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ भी पेपर्स में आया। वहां से एक पेपर बार प्रकाशित होता था, ये कला विहार नाम का पेपर, उसमें भी मेरा फोटो आया। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला जी। फिर उसके बाद मैं गया, ये तो संगीत की बात हुई, और उसके बाद वहां से अभ्यास पूर्ण करके मैं विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड मैं बॉम्बे पढ़ने गया। और हमारे ही ग्रुप में एक भाई है C.T. पटेल, उनके साथ मैं उनके ही क्लास में पढ़ता था। और वहाँ जो हमें साइंस पढ़ाते थे वे साइंस टीचर एक पारसी थे बाबा, और उनका नाम था विस्पी मिर्जा। वे भी इलेक्ट्रिकल्स के शौकीन थे और फॉरेन से पुस्तकें मंगवा के ब्रेल लिपि के पढ़ते थे, परंतु कुछ कर नहीं पा रहे थे प्रैक्टिकल जी। क्योंकि उस टाइम हमें ज्यादा से ज्यादा डराए जाते थे। डराना तो अब भी चालू है कि शौक लग जाएगा, उसको मत छूना, उससे दूर रहना जी। आज के दिन भी डराया जाता है बहुत जी। परंतु मैं डरा नहीं। वे विस्पी सर पढ़ते थे, जानते थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे डर के कारण। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि साइंस का पीरियड आया, परंतु मैं अपने इलेक्ट्रिकल्स के प्रयोग के लिए तीसरे माले पर मुझे जहाँ सोने का बेड मिला था उसके पास में ही मैं सब वायर बिछा के मेरे प्रयोग कर रहा था। उसी टाइम पीरियड तो आ गया, बेल बज गया, परंतु मैं साइंस के पीरियड में नहीं गया। तो साहब ने पूछा सब विद्यार्थियों को कि ये विसावदर क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरा गांव विसावदर था, मेरा नेटिव प्लेस भी विसावदर था, इसलिए मुझे सब विसावदर नाम से ही पहचानते थे। मेरा नाम थोड़ा लंबा लगता था सबको, अविनाश, इसलिए सब विसावदर से ही पहचानते थे। अच्छा। तो सर ने पूछा विसावदर क्यों नहीं आया है, तो सीटी ने बताया कि वह तो कुछ वायर बिछा के वहाँ बैठा हुआ प्रयोग कर रहा है। सर को तो इंटरेस्ट था ही, वे स्वयं तीसरे माले पर आए और उन्होंने देखा कि मैं तो इस बारे में ठीक आगे बढ़ चुका हूँ, तो उन्होंने मेरी एक गलती भी सुधारी उसी जगह पर और मुझे बोल दिया कि अब से हर शनिवार शाम को 4 बजे के बाद मेरे घर पे आ जाना और इतवार शाम को मेरे घर से यहाँ पर वापस आना, हर शनि रवि मेरे घर पे आना जी। फिर उनके घर में जाने लगा और उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया और बहुत सिखाया, मुझे आगे बढ़ने में बहुत ही सहायता की। फिर वहाँ का अभ्यास पूरा करके मैं अहमदाबाद आया। मैंने सुना कि वस्त्रापुर स्कूल में अहमदाबाद में वहाँ मोटर रिवाइंडिंग का कोर्स चलता है। अच्छा। तो वहाँ भी इसलिए ही मैं गया, इलेक्ट्रिकल्स के लिए ही, परंतु वहाँ सीखना तो बहुत नहीं मिला जी। वातावरण जरूर मिला, परंतु सीखने के हेतु से ही मैं वहाँ से राजकोट गया अभ्यास पूरा करके। और राजकोट मोटर रिवाइंडिंग की एक कंपनी है नेमको मोटर्स, वहाँ सीखने के हेतु सर मैंने सर्विस ज्वाइन की। और फिर उससे आगे मैं फिर वापस संगीत में आया। भारतीय नृत्य संगीत विद्यालय में राजकोट में मैंने नौकरी की। उसके बाद मुझे मांगरोल में भी नौकरी मिली जी। और धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए संगीत शिक्षक के रूप में मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई। और उसके बाद एक जो प्रसंग हुआ उससे मैं इलेक्ट्रिक के पास वापस आया और वह दुखद प्रसंग था। उसमें ऐसा हुआ कि जीरा नाम के गांव में ही मुझे नौकरी मिली, अपने स्वयं के गांव में। ब्लाइंड होने के कारण सिंपैथी से उन लोगों ने वही मुझे ऑर्डर दे दिया था। अच्छा। वहाँ का रहने वाला है, पहचान वाला है,
तो वहीं पर नौकरी दे दी जाए तो उसके लिए अच्छा रहेगा। और वो फॉरेस्ट में पड़ता है, जंगल में। और उस गांव में ऐसी एक भौगोलिक स्थिति है जिसे हमारी सौराष्ट्र की भाषा में बेड़ी कहा जाता है। तो बेड़ी में क्या होता है कि गेहूं के आटे की जितनी पतली मिट्टी होती है और अमुक ही विस्तार में होती है, हर जगह पर इतनी पतली नहीं होती है। वैसे तो मोटी होती है, पर अमुक जगह पर बीच में ऐसी पतली मिट्टी होती है। जब बारिश का पानी उसमें गिरता है तो इतना चिकना हो जाता है, मिट्टी में इतना ये हो जाता है खराब कि उसमें अगर कोई प्राणी भी मिट्टी में घुस गया, समझिए आधे उनके पांव उसमें चले गए, तो वह प्राणी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि जितना ही ताकत लगाएगा उतना अंदर ही अंदर, ज्यादा से ज्यादा अंदर चला जाता है। अच्छा। तो फिर तो अगर बहुत प्रयत्न किया, समझो रात को अंदर घुस गया तो सुबह तक तो वह मर भी जाता है। कभी कुत्ते, बछड़े, गाय, भैंस आदि प्राणी, बड़े बड़े प्राणी भी अंदर घुस जाते हैं और मर जाते हैं। तो एक लड़के ने शरारत करने के लिए मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहा, चलो सर, मैं आपको, तब मुझे वही नौकरी मिली थी, शुरू के दिन जी। उस लड़के ने शरारत करने के लिए, क्योंकि दूसरे 2-3 लड़के ने इशारा करके उसे समझाया कि इनको ये बेड़ी में डाल दो। अच्छा। तो उस बेड़ी में मुझे डाल दिया गया। और मैं पेट तक प्रयत्न करते हुए निकल नहीं पाया और पेट तक बेड़ी में चला गया। फिर मैंने सोचा कि किसी भी प्रयत्न पर मैं इसे निकल तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक पैर को ताकत लगाने के लिए जैसे ही अंदर डालता था तो वह पैर अंदर चला जाता था। फिर अगर ताकत की तो दूसरा पैर भी उतना ही अंदर चला जाता था। धीरे धीरे पेट तक मैं अंदर चला गया। फिर सोचा प्रयत्न करने से तो कुछ परिणाम नहीं मिलेगा, तो मैं वहीं खड़ा रह गया और लड़के सब शरारत करने लगे, ताली बजाने लगे, हंसने लगे। तो मैंने सोचा अब मेरा तो काम नहीं चलेगा। पर थोड़ी देर के बाद 3-4 बड़े आदमी निकले और उन्होंने देखा कि ये सर तो बेड़ी में चले गए हैं, तो उन्होंने मेरे लिए मेहनत की, मुझे खींचकर बाहर निकाल दिया। और तब पूरी रात तक मुझे नींद नहीं आई और मैं सोच में ही पड़ गया कि ऐसा कौन सा रास्ता चुनूं कि जिससे लोगों को मेरी जरूरत पड़े और मुझे ऐसी शरारत से अब दूसरी बार जूझना न पड़े। क्योंकि ऐसा ब्लाइंडनेस के कारण तो होता ही रहेगा, तो उसका कोई रास्ता तो निकालना होगा। फिर मुझे याद आया कि मैं इलेक्ट्रिक का काम तो कर सकता हूँ, अगर उसको शुरू कर दूं फिर से और बिना पैसे लिए फ्री में अगर काम कर दूं तो छोटे गांव में तो वही चाहिए। सब लोगों में मेरी इज्जत आबरू भी बढ़ेगी, मेरा अनुभव भी बढ़ेगा, प्रैक्टिकल काम भी चलता रहेगा और मैं इलेक्ट्रिक काम में शौक के कारण आगे भी बढ़ पाऊंगा। अलग अलग एक्सपीरियंस भी होते चले जाएंगे। ऐसा सोचकर मैंने इलेक्ट्रिक का काम फिर से शुरू कर दिया और आगे बढ़ता चला गया। अच्छा अविनाश जी, इस पूरे दरमियान में आपके साथ आपके पिताजी का साथ रहा, क्योंकि आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्कूल गए, अलग अलग चीजें सीखने लगे और इतना आगे बढ़ गए, नौकरी भी आ गया, तो परिवार का साथ रहा इसमें या आप ही इधर उधर से सहयोग लेकर के आगे बढ़ते रहे? परिवार का साथ वैसा तो मुझे बिल्कुल नहीं मिला बहन जी, क्योंकि हमारी सौराष्ट्र की भाषा में ऐसी एक कहावत ऐसी है कि जैसे बचपन में जिनके मावतर माई बाप मर जाए उसको चारों ओर की हवा मिलती है, चारों ओर से उनके ऊपर पवन आती है, अच्छी बुरी सब। एक मिनट चालू रखिएगा। ગુજરાતી में कहूँ तो नानपण में जेना मावतर मरे
એને चारे दिशाना वाव आए, मतलब कि अच्छे बुरे सब अनुभव होते हैं जी। उसी न्याय से मुझे भी बहुत ऐसे कड़वे अनुभव भी हुए और धीरे धीरे करते मैं स्वयं ही आगे बढ़ा और उसी से मुझ में एक विचार पनपा और आज भी मैं उसी विचार पर मक्कम हूँ कि ब्लाइंड होने पर भी हमें स्वावलंबी ही होना चाहिए, अपने पर ही आधारित होना चाहिए और किसी पर डिपेंड कभी भी नहीं होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस विचार पर आज भी मैं कायम हूँ। सही बात है, हम दृष्टिबाधित है या दृष्टिवान है, कोई भी इंसान जब तक अपनी आत्मविश्वास और अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है तब तक दुनिया हो या भगवान हो कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, ये तो सच बात है। और साथ ही साथ मुझे नौकरी भी ऐसी मिली थी भगवान की दया से बहन जी कि मैं सुबह में नौकरी कर लेता था और दोपहर 12 बजे से मुझे छुट्टी रहती थी। अच्छा। इसलिए वायोलिन की भी प्रैक्टिस हो सकती थी समय के अनुसार जी, और इलेक्ट्रिक का भी काम हो सकता था जी। और धीरे धीरे गांव के सरपंच तक, मतलब कि गांव में सबसे बड़ा आदमी सरपंच ही कहा जाता जी, तो सरपंच तक सब इलेक्ट्रिक के जरूरियात के हिसाब से मुझे सब, उस टाइम बाइक से अधिक कोई वाहन नहीं थे तो बाइक लेके मुझे लेने के लिए और वापस घर छोड़ने के लिए स्वयं सरपंच सब आने लगे, तो फिर शरारत की तो बात ही कहाँ रही। जी, आपने बहुत इसलिए अच्छा मुझे ज्यादा प्रोत्साहन मिला कि धीरे धीरे से, और देहात में गलतियां भी बहुत करते हैं लोग और उसके कारण अलग अलग इलेक्ट्रिकल के प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं और उसके सॉल्यूशन में मुझे जानने का भी मौका बहुत मिला और समय होने के कारण मैं 2 बातें ज्यादा कर पाया। पहला, सोचने लगा क्योंकि समय तो था मेरे पास बहुत जी, इसलिए मैंने 2 बातें सीखी अपने जीवन से। पहली कि हमारे लिए, मतलब दृष्टिबाधितों के लिए कहीं जाना आना साइटेड के सामने बहुत कम होता है। साइटेड की कंपैरिजन में हमें इधर उधर जाना आना कम होता है, बैठना ज्यादा होता है जी। और इतर प्रवृत्तियां जैसे खेलना आदि सामान्य लोग जो करते हैं जी, वह हमें करना नहीं होता है, इसलिए हमारे पास समय बहुत होता है और मैं समझता हूँ कि शायद वह ईश्वर की देन है, इसलिए हमें ईश्वर ने बड़ा ही तोहफा दिया है, ऐसा मैं समझता हूँ मन पे। अच्छा। और उसका मैंने सदुपयोग किया, बहुत सोचा जी, चिंतन मनन किया और इतने तक कि कहें तो गलत नहीं होगा, मनोमंथन कर दिया और इतना सोचने पर मुझे नई नई बातें दिमाग से ही मिलने लगी और उसके अनुसार मैं चलने लगा। फिर इलेक्ट्रिक में और संगीत में दोनों में आगे बढ़ने लगा और मैंने सोचा कि ठीक है, इलेक्ट्रिक में तो मुझे गोल्ड मेडल मिल चुका है, अब संगीत में भी आगे बढ़ना अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक के बारे में सब मुझे एडवाइस देते थे कि ये तो सांप पकड़ने जैसा जोखमी धंधा है, रिस्क वाला है। अच्छा। तो इलेक्ट्रिक का काम तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि नहीं तो जीवन का जोखम है, उससे तो दूर ही रहना अच्छा है अंत तक। हाँ, तो आज तक मुझे अभी सब यही एडवाइस देते रहे कि आप इलेक्ट्रिक से दूर रहिए, उसका मत करिए कुछ काम। अच्छा अविनाश भाई, इसमें मुझे 2 बातें नजर आ रही हैं। एक तो आपको गोल्ड मेडल मिला, तो ये किसने दिया और कब और कैसे हुआ ये गोल्ड मेडल की बात, और दूसरी बात ये है कि जैसे सभी जोखिम कह रहे हैं ये सच बात है, क्योंकि जो दृष्टिवान व्यक्ति है उसको पता है ये इलेक्ट्रोड है, ये नोड है, ये अर्थिंग है, ये रंग में है, वो रंग में है, ये कॉपर है, ये सब चीजें, लेकिन आप उन चीजों को छू करके ही, महसूस करके ही समझना है
और किसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही, किसमें नहीं हो रहा है, ये सब समझना बहुत कठिन बातें है। और एक बार शॉक लगता है किसी को भी तो वो जानलेवा हो जाता है। कैसे आप ये सब करते? यही सवाल मुझे गोल्ड मेडल देते समय एक पत्रकार ने पूछा था। जी। आपने शायद नाम सुना होगा, कुलदीप नैयर, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे। अच्छा, कहाँ से? उन्होंने गोल्ड मेडल के बाद मुलाकात ली मेरी, और उसमें यही सवाल पूछा था कुछ और तरीके से। अच्छा। कि आप ब्लाइंड हैं, तो छूने के सिवा कुछ काम कर नहीं सकते हैं, और इलेक्ट्रिक को छुआ नहीं जा सकता, दोनों को मिला के आप साथ में कैसे जोड़ते हैं? केवल इतना समझा दीजिए, बस हम आपकी सब बातें मान लेंगे। अच्छा। तो उस टाइम तो मेरे पास कुछ साधन भी नहीं थे, और हम काम कर सके ऐसे कोई साधन उस टाइम मार्केट में अवेलेबल भी नहीं थे। अब तो बहुत मिलता है, कुछ नहीं मिलता था। तब उसको उस समय के अनुसार मैंने समझाया था कि हम जब काम करते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट नहीं देते हैं, मतलब बिना करंट से ही सब काम कर लेते हैं, और जब करंट देते हैं तब उसको छूते नहीं है, दोनों को अलग कर देते हैं, तो हम आराम से काम कर लेते हैं और सब काम पूरा हो जाता है। परंतु अब तो जैसे जैसे मैंने पहले कहा उसी प्रकार जितनी ही मुश्किल होती चली गई, मैं उतने ही नए नए साधन अपने प्रयोग करके बनाता चला गया। आज भी मैंने ऐसे साधन विकसित कर लिए हैं कि उसमें सायरन बजता है और उससे हमें पता चलता है और शौक नहीं लगता है। अच्छा। और सायरन सुनकर हमें ये पता चलता है कि यहाँ ये होता है, यहाँ पावर आता है या नहीं आता है, इधर से करंट पास होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो किस प्रमाण में होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, वहाँ शॉक लगने की संभावना है या नहीं है, सब सायरन से हमें पता चल जाता है सुनते ही। जी। अच्छा अविनाश, और उसके लिए भी बहुत ही प्रयत्न करना पड़ा बहन जी। 3 प्रकार के प्रयत्न किए मैंने। अच्छा। सबसे पहले इलेक्ट्रोड से सायरन बजाने का प्रयत्न किया, तो उसमें रिमोट कंट्रोल से सब काम होता है। इलेक्ट्रोड्स में तो आप शायद समझ गए होंगे, टीवी को जैसे ऑपरेट किया जाता है। अच्छा। रिमोट कंट्रोल, उसी प्रकार मैंने पहले प्रयोग किया, जिससे कि हम दूर रह के काम कर सके, शॉक लगने का भय नहीं रहे। परंतु उसमें ब्लाइंडनेस के कारण हमें ये तकलीफ हुआ कि बिल्कुल सामने ही रिमोट कंट्रोल होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे या ऊपर नीचे हो गया तो ये काम नहीं करेगा। तो ब्लाइंडनेस के कारण साइटेड को ये सामान्य चीज लगती है, हमारे लिए ये थोड़ी कठिन है जी। तो उसमें मैं संपूर्णतः सफल नहीं हुआ। फिर मैंने इलेक्ट्रॉन से प्रयोग किया जिसमें शॉक नहीं लगता है, परंतु इलेक्ट्रॉन्स में भी ऐसा इसी के अनुसार हुआ, क्योंकि ह्यूमिडिटी वाला जब एटमॉस्फेयर होता है जी, समझ रहे हैं, नमी वाला जब वातावरण होता है तब इलेक्ट्रॉन्स भी काम नहीं कर पाते हैं। फिर तीसरा प्रयोग किया मैंने लाइट से, प्रकाश से। तो नमी वाले वातावरण में प्रकाश भी आगे नहीं जा सकता है। जैसे आपको बाइक चलाना है, परंतु जब नमी वाला वातावरण होता है तब आप बाइक या कार भी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आपको आगे दिख ही नहीं सकता है। सही बात है। तो इसलिए प्रकाश से भी नहीं बजा। फिर मैंने सोचा कि एम्पियर कम करने से बेल भी बच जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो कम एम्पियर्स वाली मैंने सायरन बना ली और उससे मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो उसमें ये इस सिद्धांत पर काम होता है कि जैसे एक डिब्बे वाली ट्रेन अगर जयपुर से गांधीनगर तक आ गई एक पटरी पर, तो एक डिब्बे वाली ट्रेन अगर चल गई तो 10 डिब्बे वाली ट्रेन भी उसी पटरी से गांधीनगर आ सकती है जी। उसी सिद्धांत पर कम पावर देते हुए मैंने सायरन बजाया, जिससे हमें शॉक भी नहीं लगता है और हमारा काम भी आसानी से हो सकता है।
छू के चालू पावर में सब काम कर लेते हैं, तो हमें कोई मुश्किल नहीं होती। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठी हुई हूँ और मेरा ये साइंस टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है बहन जी, सब इतना अच्छा आप समझा रहे हैं अविनाश भाई, हैट्स ऑफ टू यू। हाँ जी। अच्छा सर, ठीक, जो गोल्ड मेडल की बात है, आपने जर्नलिस्ट की तो बात कही है, उसके बारे में मैं कहना भूल ही गया जी, कि मैंने फिर इलेक्ट्रिक में आगे बढ़ते हुए ऐसा सोचा कि मैं अगर इलेक्ट्रिक का काम कर सकता हूँ एज ए ब्लाइंड, तो उसका मतलब हुआ कि सब ब्लाइंड ये काम कर तो सकते ही हैं, उसमें कभी किसी को कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो फिर क्यों न रोजगार के लिए इसका उपयोग किया जाए और सब ब्लाइंड को इस नए रास्ते पर चलाए जाए जी। तो फिर मैंने अपने अनुसार जिसकी जरूरत पड़ती गई वह साधन बनाता गया और उसमें आगे ही आगे बढ़ता गया। फिर मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा जी। तो मैंने गोल्ड उस टाइम में, मतलब 1976-77 में, उस वर्ष में, तब मैंने सोचा कि उस सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होगा। फिर मुझे भी सोचते सोचते ख्याल आया कि मेडल टेस्ट का अगर फॉर्म भर दिया जाए जी और मुझे मेडल मिल जाए तो ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट भी होगा। और मुझे उस टाइम ऐसा नियम था कि सर्टिफिकेट अगर है और उसी बाबत में अगर शॉपिंग करना है, मतलब कंपनी से कोई सामान लाना है, तो उसमें गुजरात गवर्नमेंट का जो सेल्स टैक्स होता है वो फ्री हो जाता था। अच्छा। तो मैंने सोचा मेडल टेस्ट ही दे दूं और मेडल सर्टिफिकेट के आधार पर अगर मैं कुछ खरीदी भी कर लूंगा जी, तब मुझे ये टैक्स भी फ्री हो जाएगा। 23% होता है, 23%, तो उसका भी मुझे मुनाफा मिलेगा, जिससे मैं सबके साथ कंपटीशन में भी बिजनेस करना चाहूँ तब भी कर सकूंगा, क्योंकि 23% तो मुझे अगर पहले से मिल ही गया प्रॉफिट तो मैं कुछ भी धंधा करूंगा। अगर नहीं भी होगा या नुकसान भी हो जाएगा तब भी मुझे कोई ज्यादा हानि नहीं होगी। ऐसा सोचकर मैंने मेडल टेस्ट के लिए अप्लाई किया। अच्छा। परंतु उसमें भी मुझे बड़ी ही दिक्कत आ गई, क्योंकि उस सर्टिफिकेट लेने के लिए जो फॉर्म भरना था उसमें एक कॉलम भरना था कि कौन सी स्कूल में या ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ली है या पॉलिटेक्निक कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, उस प्रिंसिपल के साइन स्टैम्प होने चाहिए। अच्छा। कि हमारे कॉलेज में ट्रेन हुए हैं। कोई मुझे साइन नहीं कर देता। मैं उसको प्रैक्टिकल समझाता था, दिखाता था, सब करके दिखाया, फिर भी नहीं, क्योंकि वे लोग वही सोचते थे कि हम कैसे साइन कर दें कि एक अंधा आदमी हमारी स्कूल में ट्रेन हुआ है जी, या हमारी कॉलेज में पढ़ा है और वह भी इलेक्ट्रिक जैसे सब्जेक्ट में, लेकिन कैसे साइन करे। आपका जो साइंस टीचर थे अविनाश जी, यहाँ पे मैं, आपके जो साइंस टीचर थे जो आपको सैटरडे संडे सिखाते थे घर बुला के, तो उन्होंने भी साइन नहीं किया? नहीं, उन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि उसके पास केवल वे प्राइमरी टीचर थे। अच्छा। तो प्राइमरी स्कूल का तो साइन वो चलता नहीं है ओके इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में इलेक्ट्रिकल का काम सिखाया ही नहीं जाता है ना। जी जी जी। तो कैसे साइन कर सकते? फिर वे पारसी थे, उन्होंने अपने इससे पहले एक और बात कर दूं कि गुजरात में मैंने बहुत प्रयत्न किया, फिर एक ऐसी संस्था मिल गई कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज थी, उसमें सहानुभूति से एक नए आए प्रिंसिपल ने हाँ तो मुझे बोल दिया जी कि हाँ मैं साइंस स्टैम्प कर दूंगा, आप फॉर्म फिलअप कर दे। परंतु उनके असिस्टेंट ने उसे ऐसा बोला कि मत कीजिएगा,
क्योंकि अगर साइन कर दिया तो तुम्हारी नौकरी नई है और जोखिम में डालने का काम होगा, क्योंकि ये ब्लाइंड है, कैसे इलेक्ट्रिक का काम करेंगे और वह भी अपने हाथ पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आप साइन मत करना। तो उन्होंने भी ना बोल दिया। फिर मैं वही साइंस टीचर के पास गया, आपने बोला वही उनके पास गया। वे पारसी थे, उन्होंने एक पारसी प्रिंसिपल की जो उनके रिश्तेदार थे उनको बोला कि इसको वास्तव में यह मुश्किल है, उसकी ये मुश्किल अगर दूर कर दो तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा। मैं तो प्राइमरी टीचर होने के कारण यह नहीं कर पा रहा। तो फिर उन्होंने ये साइन कर दिया और मेडल टेस्ट भी ऐसा कठिन था बहन जी, आपको समझ में अगर आ सकता है तो जी, कि विदेश से 6 इलेक्ट्रिकल के प्रोफेसर यहाँ आए। अच्छा। और उन्होंने मुझे ऐसा काम दिया जी कि एक पवन चक्की बनाई। पवन चक्की में तो आप समझ रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी, ये विंड पावर, वाइंड का जो होता है ना। हाँ जी समझ गए। तो पवन चक्की बनाना और ये उसको टेरेस पर लगाना। अच्छा। और उससे पावर उत्पन्न करना, बना देना, उसको जनरेटर बना देना। और उससे जो पावर उत्पन्न होगा उसी पावर से रूम के अंदर अगासी के नीचे जी सीलिंग फैन चलाना। और वह भी शर्त के साथ कि ऊपर का जो विंड फार्म है ना जी, जितना ही घूमेगा, मतलब जितने आरपीएम लेगा उतने ही आरपीएम नीचे पंखा भी घूमना चाहिए। अच्छा। आरपीएम में बढ़ना नहीं चाहिए या घटना भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। दोनों के आरपीएम सेम होना चाहिए। उसी प्रकार का करंट भी आना चाहिए। मतलब उसमें मैथमेटिक्स भी आ गया, ये इलेक्ट्रिकल्स भी आ गया और मोटर वाइंडिंग भी आ गया और विंड फार्म भी आ गया, सब कुछ आ गया और मैकेनिज्म भी आ गया। हाँ जी। कोई बात एक भी सब्जेक्ट बाकी नहीं रहा जी। ऐसा मुझे काम दिया और 1 सप्ताह का समय दिया। अगले सप्ताह हम आएंगे और तब आपको ये करके हमें प्रैक्टिकल दिखाना है। बस ये एक ही मेरे पास, बाकी सब इंटरव्यू तो लिया परंतु कठिन काम यही देकर गए। और 1 सप्ताह के बाद आए, सब चेक किया और सब बराबर निकला। तो उन्होंने मुझे साइन कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया और मेडल सर्टिफिकेट भी मिल गया। और उस टाइम हमारे उस वक्त के गवर्नर ऑफ गुजरात थे, शायद आपने नाम सुना हो तो, के विश्वनाथन जी। उन्होंने स्वयं अपने वरद हस्तों से मुझे गोल्ड मेडल दिया। और तब उन्होंने बताया अपने लेक्चर में कि एशिया भर में मैं प्रथम जी, और पूरे ही वर्ल्ड में मैं 4थे नंबर का ब्लाइंड इलेक्ट्रीशियन के रूप में रिकॉर्ड पर आ रहा। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। और उसके बाद यह प्रश्न मुझे कुलदीप नैयर जी ने पूछा और उसके अनुसार मैंने उस टाइम के अनुसार जवाब दिया। अब तो साधन बहुत मिल रहे हैं, मैंने स्वयं भी ऐसे साधन बनाए हैं कि जिससे ब्लाइंड कपल को सबसे ज्यादा से ज्यादा अनुकूल पड़े। अच्छा। हाँ, वैसे बहुत साधन बना लिए हैं और सबको मैं बनाने में मदद भी कर रहा हूँ और रिसर्च भी नए कर रहा हूँ जी। और जो साइंस फेयर होता है उसमें मैं बहुत पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा। और उसमें नंबर भी नेशनल लेवल पर आए। भगवान की दया से मैं दोनों बाबत में बहुत आगे बढ़ा। वायोलिन में भी इंटरनेशनल बेस पर गया, 3 बार लंदन में गया और वह भी उस हेतु से जैसे पूर्व के कलाकारों को पश्चिम में लिया जाता है एग्रीमेंट के बेस पर, सरकार द्वारा, दोनों सरकारों के द्वारा। पूर्व के कलाकार पश्चिम में जाते हैं कार्यक्रम देने के लिए और पश्चिम के कलाकार पूर्व में आते हैं। जो एग्रीमेंट होते हैं ना
कल्चरल एग्रीमेंट जी। उसके अनुसार भारतीय नृत्य संगीत नाट्य अकादमी की ओर से मुझे सिलेक्ट करके लंदन भेजा गया 3 बार। अरे वाह। और फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के आधार पर ही मैं 8 अफ्रीकी देशों में भी वायोलिन बजाकर कार्यक्रम देने के लिए गया था। टोटल 11 बार। हाँ जी, मैं विदेश यात्रा में गया हूँ इस कार्यक्रम के अनुसार। और जब 1993 में आपको शायद याद होगा बॉम्बे में बॉम्ब विस्फोट हुए थे जी। और उसी दिन हमारी फ्लाइट थी, उस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। और बाद में मेरे मैरिज भी हो गए तो मैं फिर विदेश यात्रा के लिए जाना बंद हो गया। और एक बात यह भी हुई कि मैं ये म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में, डिप्यूटी डायरेक्टर के रूप में उस टाइम मुझे अमेरिका जाने का चांस भी मिला था। परंतु उसमें एक फॉर्म फिलअप करना था और उसमें मेरे पेरेंट्स की साइन चाहिए थी कि अगर एयर एक्सीडेंट या ऐसा कुछ हो गया तो हम लोग क्लेम नहीं करेंगे सरकार के साथ। अच्छा। परंतु उसमें भी मेरे पिताजी ने साइन नहीं किया और मैं अमेरिका भी नहीं जा पाया, नहीं तो शायद आज मैं अमेरिका में होता। और वैसा ही एक दूसरा भी मेरे साथ एक्सीडेंट जैसा ही समझो ऐसा हुआ था कि मैं शंकर जयकिशन जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी दोनों के म्यूजिक सर्कल में भी जाता था जी। और वहाँ भी मैं डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा था। अच्छा। उसी के अनुसार मुझे अमेरिका जाने का भी ये मौका मिला था और अच्छी तरह से वहाँ काम करता था जी। और उस टाइम आपको शायद याद हो सकता है जी, तो बहुत प्रख्यात धुनें आज तक चिरंजीव है। वह धुनें दोनों मैंने बनाई है। अच्छा। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान जी। एक और दूसरा है रमैया वथावैया। दोनों धुनें आज तक चिरंजीव है जी, कुदरत की दया से जी। मैंने दोनों धुन बना के दिया, फिर उन लोगों ने उसमें ये सब थोड़ा बहुत फर्क भी कर लिया जी। और अपनी तरह से धुन को ये सब अच्छी तरह से बनाकर जी फिर रिकॉर्ड करवाया। परंतु दोनों आज तक चिरंजीव है। और उसके लिए मुझे एक प्रसंग भी याद आ रहा है कि उस टाइम साउंड सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं मिलती थी भारत में जी। तो ईश्वर को प्रणाम करने की बात आई जी। और रूम में बहुत बड़ा हॉल था, उसमें प्रतिध्वनि भी नहीं मिलनी चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ जी, जिसको हम गुजराती में पड़घा कहते हैं। प्रतिध्वनि मिलती है ना पूरे बड़े रूम में, इको होता है, तो यह भी नहीं मिलनी चाहिए। तो उस टाइम मैंने अपने वैज्ञानिक दिमाग से ही सोचकर और ये सलाह दी थी कि पूरी दीवारों पर जाजम बिछा दी जाए। अच्छा। चारों दीवारों पर नीचे से ऊपर तक जी। और ऊपर स्लैब में भी जाजम बिछाई जाए। ये जाजम क्या होता है? हाँ जी, जाजम समझ रहे हैं? शतरंजी जैसा होता है ना, गालीचा। अच्छा, ओके। गालीचा बिछा दिया जाए जिससे प्रतिध्वनि नहीं होगा। सही है। एक ये किया था पूरे हॉल में, नीचे और ऊपर चारों दीवारों में जी। और दूसरी बात ये की थी कि लता मंगेशकर की भी उस टाइम बहुत छोटी उम्र थी, लड़की ही थी वैसा कहो तो चलेगा। तो उसको गंवाते समय मैंने ही उनसे कहा था कि एक कोने से तिरछे कोने में, मतलब सीधे कोने में नहीं, तिरछा होता है ना, लंबी, ज्यादा से ज्यादा लंबी प्लेस मिले, उसके लिए जगह लंबी मिले, इसके लिए तिरछे कोने में भगवान का मंदिर रख दिया था। अच्छा। और गाते हुए ये उनको वहाँ आना था और भगवान को प्रणाम करना था। आज भी आप अगर रिकॉर्ड ध्यान से सुने तो आपको पता चलता है कि जब ऊंचा गाती है जी तब
उसको नमन करना होता है। और ऊंचा गाते समय नमन करती है, ऐसा हमें रिकॉर्ड में भी अब भी अनुभव होता है। आप ध्यान से सुनेंगे तब पता चलेगा। ये कौन सी गाना है? गाते हुए उनको प्रणाम करना है। हाँ। तब साउंड इफेक्ट ऐसा नहीं मिलता था, अब तो सब मिल सकता है। हाँ जी। धीरे धीरे वॉल्यूम डाउन करते हुए, जैसे प्रणाम करते हुए गाते हैं, ऐसा साउंड इफेक्ट अब तो मिल सकता है जी। तब उस टाइम में नहीं मिल सकता था। और तब मेरी उम्र भी बहुत कम थी, 16-17 साल की केवल उम्र थी। आप उसी उम्र में ही इतना बड़ा काम कर दिए। हाँ ठीक है, ईश्वर की दे। परंतु उसके पीछे मुझे यही सबसे बड़ा कारण लगता है जी कि ब्लाइंडनेस के कारण मुझे समय मिला और फिर मैं समझ गया कि जितना ही हम ज्यादा सोचेंगे जी, मतलब चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अरे मनोमंथन तक करेंगे, उतना ही, और वह हमें ईश्वर की गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। और जितना ज्यादा सोचेंगे, और हमें ये भगवान ने समय भी दिया है और मगज शक्ति भी दी है, तो जितना ज्यादा सोचेंगे उतना जल्दी जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे। उसी का मैंने लाभ ले लिया, जिसे कहते हैं ना बेनिफिट ले लिया जी। और वह बात मुझे मेरे मेडिकल ऑफिसर पिताजी से मिला जी। उन्होंने मुझे ज्यादा समझाया कि आपको और कुछ नहीं करना है, केवल सोचना है, तो पॉजिटिव थिंकिंग करो, सकारात्मक सोचो जी। वह उन्हीं की गिफ्ट है। लेकिन अविनाश जी, आपके पिताजी ने आपके जीवन में किसी भी मोड़ पे सहयोग नहीं किया। जब आप इतने काबिल हो चुके थे, गोल्ड मेडल मिल गया, देश विदेश जाके आए, फिर भी आपको अमेरिका जाने के लिए साइन नहीं किया? नहीं, अमेरिका जाने के लिए पहले मुझे जाना था। अच्छा। उस टाइम में साइन नहीं किए, और फिर मैंने जो ये सब प्रगति की, उस टाइम हम दोनों अलग पड़ गए थे जी। क्योंकि मेरी नौकरी जीरा नाम के छोटे गांव में थी जी। और उनकी ट्रांसफर हो गई, मेडिकल ऑफिसर थे ना, इसलिए बड़े शहर में ट्रांसफर हो गई, तो वे चले गए। फिर तो हम अलग अलग ही हो गए। तब से आप अकेले रहे? मेरी स्टेप मदर थी ने जी, और इसीलिए तो मेरा स्वभाव भी हंसने का ज्यादा है, इसलिए हंसते हुए मैं सबको पूछता हूँ जी, क्या आपके पिताजी की बारात में आप गए थे? मैं गया था। अच्छा। क्योंकि दूसरी शादी हुई ना, उस टाइम ट्रेन में ये बारात जाती थी, तो मैं भी ट्रेन में बैठकर मेरे पिताजी के साथ बारात में गया था। अच्छा। तो मैं सबको पूछता हूँ, क्या आपके पिताजी की बारात में आप गए थे? मैं गया था। जी जी जी। तो फिर आपकी स्टेप मदर के भी बच्चे थे, भाई बहने कोई थे? हाँ, भाई बहन अब तो है, पर सब नहीं है। पुराना मैं अकेला हूँ। अच्छा, आपकी मदर की भी ज्यादा तकलीफ हुई ना, भाई बहन की किसी की भी मुझे मदद नहीं है। आपकी भी ओरिजिनल, आपकी मदर की भी आप अकेले संतान थे? हाँ, क्योंकि मेरे पहले मेरे 2 भाई तो थे। अच्छा। परंतु दोनों छोटी ही उम्र में, शायद समझिए 1-2 महीने की उम्र में ही गुजर गए। और फिर मेरी माताजी को टीबी हो गया। अच्छा। तो तीसरी संतान मैं ही था, मेरे बाद कोई संतान नहीं थे। दोस्तों, हम सभी ने अविनाश जी की अनुभव को सुना है। उनकी हर एक बात में कितना ज्ञान और कितना जीवन का अनुभव छुपा हुआ है। और ये बातें यहीं पे समाप्त नहीं है दोस्तों, जैसे आपने सुना है अधूरी कन्वर्सेशन है ये, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर कार्यक्रम मन की आंखों से।